मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सीए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 5 है आपका। उसका नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। उसकी रिवीजन हमने शुरू की है। अब ये जो रिवीजन वीडियोस है ये आपको एप्लीकेबल होने वाले हैं मई 2025 की एग्जाम के लिए। हम लोग जो स्टडी मटेरियल यूज़ करने वाले हैं वो हमारे प्यारे प्यारे इंस्टीट्यूट का ही स्टडी मटेरियल है। यहाँ पर आपको एक बात बहुत ध्यान देने लायक है। हम लोग आईसीएआई की वेबसाइट पर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के ऊपर इंस्टीट्यूट ने सारे पीडीएफ फाइल्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा के रखे। वहीं से आपको जाकर लेटेस्ट एडिशन जो है आपका जुलाई 2024 का डाउनलोड करना है, जिसके पहले पेज के ऊपर आपको ये लिखा हुआ मिलना चाहिए, रिलेवेंट फॉर May 25 एंड ऑनवर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो आपका जो पहला इशू है स्टडी मटेरियल परचेस का, वो आपका सॉल्व हो गया। परचेस नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। दूसरा, रिवीजन लेक्चर्स का, तो रिवीजन लेक्चर्स का जो इशू आपका है वो मैंने सॉल्व कर दिया है। आपके लिए सारे के सारे रिवीजन लेक्चर्स बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हम लोग आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करा रहे हैं। तो अभी आपके पास किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज नहीं बचता है पढ़ाई ना करने का, या फिर ऐसा नहीं कह सकते आप कि पैसे नहीं थे, रिवीजन लेक्चर नहीं खरीद पाए, या ये नहीं कर पाए, या वो नहीं कर पाए। सब कुछ आपके लिए, सब कुछ अवेलेबल है। जैसे मैं एक एज अ टीचर आपके लिए अवेलेबल हूँ यूट्यूब के ऊपर, वैसे ही मेरे जैसे बहुत सारे जेन्युइन टीचर्स हैं जो आपके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो आपके पास किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचता है पढ़ाई ना करने का। अब हम सब लोगों के पास केवल एक ही ऑप्शन है और एक ही गोल है, पढ़ाई करो और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जितनी भी एग्जाम्स है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, जितने भी रिसोर्सेस आपके लिए इंस्टीट्यूट के या फिर यूट्यूब के अवेलेबल है, सबको प्रॉपरली यूटिलाइज करो, ऑर्गेनाइज करो और धड़ल्ले से पढ़ाई चालू करो। तो मित्रों, हमारा जो रिवीजन शुरू है वो रिवीजन है चैप्टर नंबर 1 का, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट का। अब यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, देखो टॉपिक नंबर 12 जो है वो भी हमारा कवर हो चुका है पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो का पूरा फोकस हमारा होने वाला है टॉपिक नंबर 13 के ऊपर, जो है आपका मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऑडिट अलग सर्विस है, एश्योरेंस अलग सर्विस है। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ये टॉपिक हमें कहाँ पे मिलने वाला है भाई साहब? पेज नंबर 1.22 के ऊपर। अब यहाँ पर उसके सब टॉपिक्स देख लो। पहले तो आपको मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट मिल जाएगा, फिर 13.1 में हमें मिलेगा एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, यानी कौन से प्रकार के लोग एश्योरेंस एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं वो। फिर 13.2 में हमें मिलेगा मीनिंग ऑफ रिव्यू, उसके बाद ऑडिट वर्सेस रिव्यू, तो मीनिंग ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट क्या होता है वो हमें पता चल जाएगा। और उसके बाद में ऑडिट वर्सेस रिव्यू एक कंपैरिजन हम देखेंगे कि ऑडिट और रिव्यू में क्या क्या डिफरेंसेस है। फिर टॉपिक नंबर 13.3 में हमें पता चल जाएगा टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, कितने प्रकार के एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हो, तो टॉपिक नंबर 1 से लेकर अभी तक यानी टॉपिक नंबर 12 तक हमने पूरी की पूरी बातें की है ऑडिट के बारे में। ऑडिट क्या प्रोसेस होती है, कौन सी सर्विस होती है, उसके बारे में हमने बात की है। अब टॉपिक नंबर 13 हमें ऑडिट के ऊपर से शिफ्ट करके एश्योरेंस एंगेजमेंट के ऊपर लेके आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम एश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद में रिव्यू क्या होता है, यानी रिव्यू एंगेजमेंट जो हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट है, तो उसमें रिव्यूज की सर्विस क्या होती है वो हम देखेंगे। फिर ऑडिट और रिव्यू में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, एंड देन कितने प्रकार के एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होते हैं वो। तो इस प्रकार से टॉपिक नंबर 13 का पूरा स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको लेके चलता हूं आपके पेज नंबर 1.22 के ऊपर। चलो जी भाई साहब, पहुंच गए हम लोग पेज नंबर 1.22 के ऊपर। पेज नंबर 1.22, ये देखो भाई साहब, मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो यहां से लेकर यहां तक आपका जो टॉपिक डिस्कस हुआ है वो आपको बताता है टॉपिक नंबर 1, एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं हम। एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर, अब यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है वो होता है एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज अ मेंबर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेजमेंट in which a practitioner expresses a conclusion designed
to enhance the degree of confidence of intended users other than the responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against criteria। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग वाला पैराग्राफ है, इसको अच्छे से डिकोड करके हम पढ़ते हैं, प्रॉपर मार्किंग कर लेते हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस अ कंक्लूजन। यहाँ पे ओपिनियन एंड कंक्लूजन दोनों अलग अलग टर्म्स है। तो प्रैक्टिशनर क्या करता है एश्योरेंस एंगेजमेंट में? अपना कंक्लूजन एक्सप्रेस करता है। डिजाइंड टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। यानी आपको एक बात पता चल गई कि एश्योरेंस एंगेजमेंट में पहली पार्टी इन्वॉल्व होती है भाई साहब प्रैक्टिशनर, पहली पार्टी आपकी इन्वॉल्व होगी रिस्पॉन्सिबल पार्टी। तो यहां पर आप गोला मारो और इसको ये कर दो। पहली पार्टी है आपकी रिस्पॉन्सिबल पार्टी, दूसरा है आपका प्रैक्टिशनर वाली पार्टी, और तीसरा पार्टी कौन है आपका? इंटेंडेड यूजर्स। यानी प्रैक्टिशनर का जो ओपिनियन है, जो कंक्लूजन है, जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को कोई ना कोई यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं फॉर देयर ओन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब एश्योरेंस एंगेजमेंट में तीसरी पार्टी आपकी हो गई इंटेंडेड यूजर्स। तो ये तीन लोग एश्योरेंस एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। इतनी बातें हमें पता चल गई। पहली बात हमें क्या पता चली कि भाई साहब एश्योरेंस एंगेजमेंट में तीन प्रकार की एंटिटीज इन्वॉल्व होती है। पहला रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी जो अपॉइंट करता है वो, दूसरा प्रैक्टिशनर यानी ये जो ओनर या रिस्पॉन्सिबल पार्टी है ये एक प्रैक्टिशनर को अपॉइंट करेगा टू कंडक्ट एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है भाई साहब। अब ये प्रैक्टिशनर का रोल क्या होता है? टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन। अब वो कंक्लूजन या एश्योरेंस रिपोर्ट जो है उसका पर्पस क्या होता है, वो किस तरीके से डिजाइन की जाती है? टू एनहांस द डिग्री ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स। तीसरी पार्टी होती है इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनका इंटेंडेड यूजर्स को यानी उस इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, एक्यूरेसी, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक कंक्लूजन डिजाइन किया जाता है जिसे कहा जाता है एश्योरेंस रिपोर्ट। ठीक है भाई साहब। इतनी बातें आपको पता चल गई। तो पहले लेयर में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है वो पता चल गई। उसके बाद में एश्योरेंस एंगेजमेंट का पर्पस क्या होता है वो आपको पता चल गया। देन तीसरी लेयर, एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स an engagement in which a practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of intended users other than responsible party about। अब ये जो कंक्लूजन या रिपोर्ट बनेगी ये किस बारे में बनेगी? अबाउट द आउटकम ऑफ द इवैल्यूएशन और मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर मीन्स जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी वो आपका सब्जेक्ट मैटर रहेगा। तो ये जो प्रैक्टिशनर है इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अपना कंक्लूजन देगा। ठीक है भाई साहब। इवैल्यूएशन और मेजरमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया, यानी कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होंगे, कोई स्पेसिफिक बेंचमार्क्स होंगे। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर है प्रैक्टिशनर क्या करेगा? इस सब्जेक्ट मैटर को एस्टैब्लिश क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करेगा कि जो एस्टैब्लिश क्राइटेरिया बताया गया है उसके साथ सारे के सारे कंप्लायंसेस हुए हैं या नहीं हुए, प्रॉपरली सारे के सारे जो कंडीशंस है उनको फुलफिल किया गया है या नहीं किया गया है। तो बेसिकली सब्जेक्ट मैटर का एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, क्वालिटी, सब कुछ जितने भी क्वालिटेटिव पैरामीटर्स है वो सारे के सारे क्वालिटेटिव पैरामीटर्स इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट ये प्रैक्टिशनर चेक करेगा। चेकिंग के बाद अपना कंक्लूजन देगा। किन लोगों को? मेजरली तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी प्लस इंटेंडेड यूजर्स। इस तरीके से आपकी एश्योरेंस एंगेजमेंट का स्ट्रक्चर होता है। अब एक बार इसको फिर से पढ़ो। एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेजमेंट इन विच practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of intended users other than responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against criteria। यानी कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होंगे, कुछ इंडस्ट्री बेंचमार्क्स होंगे, उस स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क के अगेंस्ट आपका सब्जेक्ट मैटर्स को इवेल्युएट किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, परफॉर्मेंस आपका किस तरीके का, ये सारी चीजें कंपेयर की जाएगी। फिर उस सब्जेक्ट मैटर को और क्राइटेरिया को बेसिस के ऊपर जो भी आपका इवेल्युएशन होगा वो आपके कंक्लूजन में दिया जाएगा। ये होती है आपकी एश्योरेंस एंगेजमेंट। इट मीन्स
that the practitioner gives an opinion about specific information due to which users of information are able to make confident decisions knowing well that the chance of information being incorrect is diminished. तो पर्पस क्या होता है भाई साहब एश्योरेंस एंगेजमेंट का? यही इसी मीनिंग को अदर वर्ड्स में यहाँ पर बताया गया है. इट मीन्स दैट द प्रैक्टिशनर गिव्स एन ओपिनियन अबाउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या? सब्जेक्ट मैटर. It means that the practitioner gives an opinion about specific information due to which users of information are able to make confident decisions knowing well that the chance of information being incorrect is diminished. तो यहाँ पर पर्पस क्या होता है? कंक्लूजन यानी ओपिनियन. डिजाइन टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब क्या हो गया कि भाई साहब जो भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको ये पता है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर इन्हें प्रेजेंट किया जा रहा है उस सब्जेक्ट मैटर में, उस इंफॉर्मेशन में किसी भी प्रकार का कोई इनकरेक्टनेस होने के चांसेस बहुत ही कम है. तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट. Assurance engagement means an engagement in which practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than the responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against criteria. It means that the practitioner gives an opinion about specific information due to which users of information are able to make confident decisions knowing well that chance of information being incorrect is totally diminished. अब totally तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत ही कम हो गया. तो ये है आपका एश्योरेंस एंगेजमेंट का मीनिंग. अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है छोटा सा तो ये 2 पैराग्राफ आपको लिखते आने चाहिए. फिर देखो अब यहाँ पे हम लोगों ने जो ये 3 चीजें मार्क की है ना, एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट अब हमें वही सीखना है. अब ये जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है, इस एश्योरेंस एंगेजमेंट का पूरा स्ट्रक्चर हमें समझना है. वो स्ट्रक्चर आपको पूरा का पूरा समझाया गया है टॉपिक नंबर 13.1 में. एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट यानी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट्स में क्या क्या चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है. फॉलोइंग एलिमेंट्स कंप्राइज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट. तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट में? अ 3 पार्टी रिलेशनशिप. कभी भी ध्यान में रखना एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टी रिलेशनशिप होती है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है. इन्वॉल्विंग प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर्स. उन्हीं 3 लोगों को हमने यहाँ पर मार्क किया था, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर्स. तो सबसे पहला एलिमेंट आपको पता चल गया मित्रों. यहाँ पर क्या है? आपका प्रैक्टिशनर होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी और आपके इंटेंडेड यूजर्स होंगे. तो ये 3 पार्टीज किसी भी एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमेशा इन्वॉल्व रहेगी. एन एश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स अबाउ सेड 3 पार्टीज यानी 1, 2 और 3. अ प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन who provides the assurance. A practitioner is a person who provides the assurance. The term practitioner is broader than the auditor. यानी ऑडिटर का काम बहुत स्पेसिफिक होता है लेकिन एश्योरेंस एंगेजमेंट का स्कोप ज्यादा होता है. तो एश्योरेंस का जो प्रैक्टिशनर होता है उसमें इन्वॉल्व उसका स्कोप भी बहुत बड़ा होता है. द टर्म प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन ऑडिटर. Audit is related to historical financial information, whereas practitioner may provide assurance not necessarily related to historical financial information. अब जब हम यहाँ पर एश्योरेंस एंगेजमेंट का जो हमने मीनिंग पढ़ा तो यहाँ पर जो हमने सब्जेक्ट मैटर पढ़ा तो हमें क्या पता है, जो हमारी ऑडिटिंग की प्रोसेस है, ऑडिटिंग का स्ट्रिक्टली जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहेगी उसका नेचर कैसा होता है, वो पास्ट में कंडक्ट किए गए ट्रांजैक्शंस का डेटा होता है, इसीलिए उसे कहा जाता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो जब भी हम ऑडिट की बात करेंगे तो ऑडिट में हमारा सब्जेक्ट मैटर स्ट्रिक्टली हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा. लेकिन जब भी हम एश्योरेंस की बात करेंगे यानी एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करेंगे तो एश्योरेंस एंगेजमेंट में जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, वो करंट पीरियड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, या फिर वो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है. यानी सब्जेक्ट मैटर जो है, सब्जेक्ट मैटर वाइज एश्योरेंस का स्कोप ज्यादा है. सब्जेक्ट मैटर वाइज ऑडिटिंग केवल और केवल फोकस करता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर. ठीक है. अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी जो व्यक्ति एश्योरेंस प्रैक्टिशनर को अपॉइंट करता है. अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज
द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यानी जैसे कि ऑडिट में हमें ऑडिट का प्रीमाइसेस पता होता है कि ऑडिट का प्रीमाइसेस क्या है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। तो जिस भी डेटा का आपको एश्योरेंस चाहिए, उस डेटा से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट मैटर है, उस फील्ड से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट मैटर है, उसको जो प्रिपेयर करता है उसे कहा जाता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इंटेंडेड यूजर्स आर द पर्सन्स फॉर whom an assurance report is prepared. These persons may use the report for decision making. तो यहां पर आपको पहला एलिमेंट क्या पता चल गया, इट इज अ 3 पार्टी रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या पता दिया भाई साहब, 3 पार्टी रिलेशनशिप है। फिर यहां पर आपको बता दिया प्रैक्टिशनर का मतलब क्या होता है। फिर यहां से यहां तक आपका जो है डिफरेंस बिटवीन ऑडिटर, फिर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसके बाद में यहां से लेकर यहां तक रिस्पॉन्सिबल पार्टी का मतलब आपको बता दिया, और आखिरी का जो लाइन है वो आपके इंटेंडेड यूजर्स का मतलब आपको उन्होंने बता दिया। ठीक है, चलो पहला एलिमेंट तो अपना कवर हो गया। फिर दूसरा एलिमेंट क्या होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट का, एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। मतलब क्या हो गया, इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर। सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो भी इंफॉर्मेशन यानी सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड करेगी, जो एक प्रैक्टिशनर एग्जामिन करेगा, उसे कहा जाता है एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। दूसरा एलिमेंट आपका कवर हो गया। तीसरा एलिमेंट क्या होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट में, सुटेबल क्राइटेरिया। दिस रेफर्स टू benchmarks used to evaluate the subject matter like standards, guidance, laws, rules and regulations। यानी एक डेटा आपने रेडी किया, अब उस डेटा को जो भी आपके लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे, उस लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट पर्टिकुलर डेटा को आप चेक करोगे, क्वालिटेटिव वाइज, वॉल्यूम, यानी सारे एस्पेक्ट्स और पैरामीटर आप चेक करोगे कि आपका जो डेटा है वो लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस में बताई गई कंडीशंस को फुलफिल करता है या नहीं करता है। सुटेबल क्राइटेरिया मतलब क्या, these refer to benchmarks used to evaluate subject matters like standards, guidance, laws, rules and regulations। ठीक है जी, अब चौथा एलिमेंट क्या होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट में, वो होता है आपका सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। द प्रैक्टिशनर performs an assurance engagement to obtain sufficient appropriate evidence. It is on the basis of evidence that conclusions are arrived and an opinion is formed by the auditor। तो बेसिकली जो हम प्रोसेस ऑडिट में फॉलो करते हैं वही प्रोसेस एश्योरेंस में भी फॉलो करेंगे। जो हमारा अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर है जिसको हमें चेक करना है, उसको चेक करने के लिए और सुटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट उसको चेक करने के लिए हम प्रॉपर एविडेंसेस गैदर करेंगे, उसे कहा जाता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। और जैसे ऑडिट की प्रोसेस में ऑडिट एविडेंस के ऊपर हमारा ओपिनियन बनाया जाता है, उसी तरीके से एश्योरेंस एंगेजमेंट में जो भी एविडेंस हमें मिलेगा उस एविडेंस के बेसिस के ऊपर एक प्रैक्टिशनर अपना एश्योरेंस रिपोर्ट रेडी करेगा। द प्रैक्टिशनर performs an assurance engagement to obtain sufficient appropriate evidence. It is on the basis of evidence that conclusions are arrived and an opinion is formed by the auditor। दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है, सफिशिएंट। अब यहाँ पे ये जो टर्म्स है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, उन दोनों टर्म्स का मीनिंग आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। सफिशिएंट का मतलब क्या है एंड एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है। सफिशिएंट रिलेट्स टू क्वांटिटी ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर, यानी नंबर ऑफ एविडेंस या फिर वॉल्यूम ऑफ एविडेंस। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएट रिलेट्स टू क्वालिटी ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर। तो आपके पास क्वांटिटी भी सही होनी चाहिए और एविडेंस की क्वालिटी भी होनी चाहिए। क्वालिटी मतलब क्रेडिबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, टाइमलीनेस, ये सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट उसमें होने चाहिए। एंड क्वांटिटी मतलब
एक ही इंफॉर्मेशन को अगर आप 2-3 सोर्सेस से वेरीफाई करते हो तो उसे कहा जाता है क्वांटिटी। जैसे बैड डेट्स के बारे में या फिर परचेसेस के बारे में या फिर सेल्स के बारे में अगर आपको कोई डेटा या एविडेंस गैदर करना है तो आप क्या करोगे, सेल डिपार्टमेंट में जाओगे, डिपार्टमेंट से डेटा लोगे, आप वेंडर को डायरेक्टली एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए बात करोगे, मैनेजमेंट से आप बात करोगे। तो आपने क्या किया, सेल परचेस के ट्रांजेक्शन्स के लिए आपने 3 जगह से डेटा गैदर किया, फिर आप उन तीनों सोर्सेस का डेटा मैच करोगे। अगर उन तीनों सोर्सेस से सेम इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, दैट मीन्स आपका ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट भी है और अप्रोप्रिएट भी है। अगर मैनेजमेंट अलग डेटा देती है, सेम ट्रांजैक्शन का सेल परचेस डिपार्टमेंट अलग डेटा देता है, वेंडर अलग डेटा प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर तीनों सोर्सेस में मिसमैच है। तो यहाँ पर आपकी क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो है वो मैच नहीं हो रहे, तो आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर या फर्दर प्रोसीजर अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, देन one evidence may be providing more comfort to auditor than other evidence. The evidence providing more comfort is qualitative and therefore appropriate. Evidence should be both sufficient and appropriate. तो as an ऑडिटर, एज अ प्रैक्टिशनर, जो भी एविडेंस आप गैदर करोगे आपको ध्यान में रखना है हमेशा मैंडेटरीली ऑडिट एविडेंस का नेचर कैसे होना चाहिए। वो ऑडिट एविडेंस या फिर एश्योरेंस एंगेजमेंट में या किसी भी प्रकार की एंगेजमेंट में एविडेंस जो है आपका हमेशा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 एलिमेंट्स हो गए। अब 5वां एलिमेंट कौन सा है हमारा एश्योरेंस एंगेजमेंट में, अ रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट फॉर्म, अ रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। A return report is provided containing conclusion that conveys the assurance about the subject matter. A return assurance report is the outcome of an assurance engagement. तो भाई साहब हमारा जो ओवरव्यू यानी एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट है उसमें हमने कुल मिलाकर 5 एलिमेंट्स देखे। किसी भी एश्योरेंस एंगेजमेंट में ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। ये 5 एलिमेंट्स अगर नहीं है तो आप ये कंक्लूड कर लेना कि वो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, वो कोई और प्रकार का काम है। अगर एश्योरेंस एंगेजमेंट है तो ये 5 एलिमेंट्स आपको हमेशा मिलेंगे। कौन से 5 एलिमेंट्स? तो भाई साहब सबसे पहला एलिमेंट है 3 पार्टी रिलेशनशिप, यानी 3 एंटिटीज उसमें इन्वॉल्व होंगी। पहला प्रैक्टिशनर, दूसरा रिस्पॉन्सिबल पार्टी, तीसरा इंटेंडेड यूजर्स। फिर दूसरा एलिमेंट क्या है आपका, अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, सूटेबल क्राइटेरिया यानी बेंचमार्क्स होने चाहिए जिसके अगेंस्ट में हम अपनी इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे। ऑडिट आपका एविडेंस कैसे होना चाहिए, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एंड एट द एंड कंक्लूजन आपका कैसे होगा, एक रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट में आपके एश्योरेंस एंगेजमेंट का रिपोर्ट होगा और वहां पे आपका काम खत्म होगा। तो कुल मिलाकर ये 5 एलिमेंट्स हमेशा मैंडेटरीली आपके एश्योरेंस एंगेजमेंट में होने चाहिए। ठीक है जी भाई साहब, ये भी हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब देखो 13.2 मीनिंग ऑफ रिव्यू एंड उसके बाद ऑडिट वर्सेस रिव्यू, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब सबसे पहले जो रिव्यू एंगेजमेंट होता है उसका मीनिंग समझ लो। वी हैव लर्नड दैट ऑडिट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है भाई साहब, इट प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस, हाउएवर रिव्यू इज लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो यहाँ पर हम जो ओपिनियन देंगे, यानी अगर हमें किसी ने किसी भी इंफॉर्मेशन का रिव्यू करने के लिए हायर किया है एज अ प्रैक्टिशनर, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, ऑडिट में क्या होता है, ऑडिट में हम रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट करते हैं। ऑडिट में क्या होता है हमेशा दोस्तों, ऑडिट में हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस को जनरेट किया जाता है। ठीक है जी, लेकिन जब भी हम रिव्यू की बात करेंगे तो रिव्यू में हमेशा लिमिटेड एश्योरेंस जनरेट किया जाएगा। तो जितना डिटेल में हम ऑडिट में काम करते हैं उतना डिटेल में हम लोग रिव्यू एंगेजमेंट में काम नहीं करते हैं। ये उसका बेसिक कंक्लूजन है। इट प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, यानी लिमिटेड एश्योरेंस जो है प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन ऑडिट। फर्दर रिव्यू इन्वॉल्व्स fewer procedures and gathers sufficient appropriate evidence on the basis of which limited conclusions can be drawn up. However, both audit and review are related to financial statements prepared on the basis of historical financial information. तो यहाँ पर आप बेसिक डिफरेंस देखो। हमारे ऑडिट में, अब मैं आपको समय की डंडी निकाल के उसको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये हमारी टाइमलाइन है, समय की डंडी। ठीक है, यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर है, ये FY1 यानी फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2 और फाइनेंशियल ईयर 3, यानी ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है। और ये आप पकड़ के चलो फाइनेंशियल ईयर 4, यानी ये हमारा फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर है, फ्यूचर ईयर है। तो ये
कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, अभी एग्जिस्टिंग हम यहाँ पे हैं, तीसरे फाइनेंशियल ईयर में है, और ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है ये भविष्य में आने वाला है। तो हमारा जो ऑडिट होता है, ऑडिट में जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो हमेशा पास्ट पीरियड की मिलती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट में पास्ट ट्रांजैक्शंस का डेटा होता है, पीएनएल में पास्ट ट्रांजैक्शंस का डेटा रिफ्लेक्ट किया जाता है। इसीलिए ऑडिट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमेशा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। फिर हमने क्या देखा भाई साहब, हमारा एक और एंगेजमेंट आया जो कि एश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। एश्योरेंस एंगेजमेंट पास्ट डेटा का भी हो सकता है, एश्योरेंस एंगेजमेंट करंट ईयर के डेटा का भी हो सकता है, एश्योरेंस एंगेजमेंट फ्यूचर ईयर के डेटा यानी प्रोजेक्टेड डेटा का भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑडिट में सब्जेक्ट मैटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्लस रीजनेबल एश्योरेंस हम जनरेट करते हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होता है, डेटा किसी भी पीरियड को बिलोंग कर सकता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यहां पर हम एश्योरेंस किस प्रकार का जनरेट करते हैं, यहां पर हम एक एश्योरेंस यानी यहां पर भी हम लिमिटेड एश्योरेंस ही जनरेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरा हमारा एंगेजमेंट आता है जो होता है हमारा रिव्यू एंगेजमेंट। अब रिव्यू में क्या होता है, रिव्यू भी जब हम करते हैं तो हमारा डेटा हमारे पास जो होता है वो हमेशा पास्ट पीरियड का डेटा है, उसी को हम रिव्यू कर सकते हैं। करंट ईयर का डेटा अभी तो चल रहा है तो कंप्लीशन के बाद हम रिव्यू करेंगे, और जो फ्यूचर में डेटा होने वाला है उसको हम रिव्यू नहीं कर सकते क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस अभी तक ऑकर नहीं हुए। तो जो ट्रांजैक्शन ऑकर हो चुके हैं, जिनसे फाइनेंशियल डेटा जनरेट हो चुका है, ऐसी ही इंफॉर्मेशन को हम रिव्यू कर सकते हैं। जो इवेंट्स हो चुके हैं उनको हम रिव्यू कर सकते हैं, जो इवेंट्स अभी हो रहे हैं या फिर फ्यूचर में होंगे उनको हम रिव्यू नहीं कर सकते। जो इवेंट्स अभी हो रहे हैं, जो अभी प्रेजेंट में है, उन्हें हम मॉनिटर कर सकते हैं। जो फ्यूचर में होंगे उन्हें हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बजट कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जो रिव्यू होता है, तो जो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट हो चुके हैं उसका रिव्यू हम कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपके रिव्यू एंगेजमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो हमेशा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा, और रिव्यू एंगेजमेंट में हमेशा एक प्रैक्टिशनर लिमिटेड एश्योरेंस को जनरेट करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस एंड मीनिंग हो गया आपका रिव्यू एंगेजमेंट का। We have learnt that audit is reasonable assurance engagement. It provides reasonable assurance. However, review is a limited assurance engagement. It provides lower level of assurance than audit. Further, review involves fewer procedures and gathers sufficient appropriate evidence on the basis of which limited conclusions can be drawn up. However, both audit and review are related to financial statements prepared on the basis of historical financial information. तो ये तीनों प्रकार के सर्विसेज का बेसिक डिफरेंस आपको अभी तक पता चल गया है। यहाँ पर हमारा 13.2 होता है कंक्लूड। अब 13.3 आप देखो, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट वर्सेस लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो जो एश्योरेंस एंगेजमेंट का काम एक प्रैक्टिशनर करता है उसमें दो प्रकार के एश्योरेंस हम देते हैं। पहला एश्योरेंस आपका हो गया भाई साहब रीजनेबल एश्योरेंस, और दूसरा एश्योरेंस भाई साहब आपका हो गया लिमिटेड एश्योरेंस। तो इन दो एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। जहां पे हम रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट करते हैं वहां पे हम डिटेल में काम करते हैं, जहां पे हम लिमिटेड एश्योरेंस जनरेट करते हैं वहां पे हमारा स्कोप ऑफ वर्क भी लिमिटेड होता है, प्रोसीजर्स भी लिमिटेड होती है, और एकदम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का रिव्यू करके हम अपना ओपिनियन जनरेट करते हैं। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, एश्योरेंस एंगेजमेंट्स प्रोवाइड एश्योरेंस टू यूजर्स, यानी जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको एश्योरेंस दिया जाता है। द डिफरेंस इज ऑफ डिग्री ऑफ एश्योरेंस, यानी यूजर्स को रीजनेबल एश्योरेंस दिया जाएगा या लिमिटेड एश्योरेंस दिया जाएगा। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, एश्योरेंस एंगेजमेंट्स provide assurance to users. The difference is of degree. Reasonable assurance engagement like audit provides reasonable assurance which is a high level of assurance. तो ये जो reasonable assurance होता है मित्रों, ये high level of assurance होता है। Limited assurance कैसा होता है? Limited assurance engagement like review provides lower level of assurance than audit. इट इज ओनली अ मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो लो लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या होता है? मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है। अब देखो,
रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में एक टेबल ऑफ डिफरेंस आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन रीजनेबल एश्योरेंस। यानी जितना डिटेल में काम यहाँ पर करते हैं उतना डिटेल में काम यहाँ पर नहीं होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एश्योरेंस जनरेट होगा उसका स्कोप लिमिटेड होगा, वो बहुत मॉडरेट लेवल का यानी लो लेवल का एश्योरेंस होगा। इट परफॉर्म्स एलैबोरेट एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यहाँ पर स्कोप ऑफ वर्क डिटेल में होता है। यहाँ पर लिमिटेड एश्योरेंस में क्या होता है, इट परफॉर्म्स फ्यूअर प्रोसीजर्स एज कंपेयर टू रीजनेबल एश्योरेंस। यानी ऑडिट में या फिर रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में हम जितना काम करते हैं उतने डिटेल में यहाँ पर काम नहीं होता है। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस यहाँ पर भी किया जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में काम नहीं होगा, यानी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर काम होगा। जब हम रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट यानी ऑडिट की बात करते हैं तो हम ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें आपके P&L, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती है। और जब हम लिमिटेड एश्योरेंस की बात करते हैं तो हम ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है बैलेंस शीट में एसेट का एश्योरेंस, एसेट का एग्जामिनेशन करके उसके बारे में एश्योरेंस रिपोर्ट देना हो सकता है आपके सेल परचेस ट्रांजैक्शंस के बारे में एश्योरेंस एंगेजमेंट हो सकता है आपके लायबिलिटी साइड में कोई एलिमेंट है उस एलिमेंट का एश्योरेंस एंगेजमेंट हो। तो बात आपको समझ में आ गई। रीजनेबल एश्योरेंस में हम ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में काम करते हैं। लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से किसी स्पेसिफिक पोर्शन के बारे में हम लोग काम करते हैं। अब यहां पर रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, इट ड्रॉज रीजनेबल कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस टू ड्रॉ लिमिटेड कंक्लूजन्स, यानी स्पेसिफिक नैरो इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। रीजनेबल एश्योरेंस का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट इज ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट इज रिव्यू एंगेजमेंट। तो यहां पर रिव्यू, तो बेसिकली आप ये कह सकते हो यहां पर आपने ऑडिट वर्सेस रिव्यू का डिफरेंस बिटवीन ऑडिट वर्सेस रिव्यू भी आपने कंक्लूड कर लिया डिटेल में। बिसाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस, यानी रीजनेबल एश्योरेंस को छोड़ के एक और प्रकार का एंगेजमेंट होता है। बिसाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, यानी ये दो प्रकार की एंगेजमेंट्स को छोड़ के एक और प्रकार का एश्योरेंस होता है। उसे क्या कहा जाता है, besides reasonable assurance engagement and besides reasonable assurance engagement and limited assurance engagements, there is another kind of assurance which is related to matters other than historical financial information। यहां पर ये वाला सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समय की डंडी पर वापस आओ। ये जो समय की डंडी है, मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी एक और प्रकार का एश्योरेंस एंगेजमेंट है जहां पर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में काम नहीं होता है, जहां पर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल यानी फ्यूचर में क्या हो सकता है, फोरकास्ट या फिर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में काम होता है। ऐसी एंगेजमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। Such assurance may relate to prospective financial information। prospective financial information मतलब क्या, projected financial information, जो फ्यूचर में होने वाली चीजें हैं उसके बारे में। Such assurance may relate to prospective financial information and not historical financial information। It may relate to providing assurance on internal controls of an entity। अब यहां पर जो है आपका एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने, मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो एक एंटिटी के यानी बिजनेस एंटिटी के अंदर जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स होंगे, अब उसमें तो मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया। तो ऐसी एंगेजमेंट आपको हायर कर किया जा सकता है कि भाई साहब आप एक काम करो, हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ऑडिट करा के दो, या फिर जो भी आपका रिव्यू है, एश्योरेंस है, वो करा के दो, हमें रिपोर्ट दो कि हमारे इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब यहां पर देखो आप, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है।
Prospective financial information means financial information based on assumptions about events that may occur in future and possible actions by an entity. It can be in the form of forecast or projection or combination of both. तो prospective financial information मतलब क्या होता है, कुछ assumptions होते हैं. अजम्पशंस किस बारे में, कि फ्यूचर में किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स होंगे, उन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का आउटकम क्या होगा, यानी फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा, उससे रिलेटेड बातें. एंड फ्यूचर में जो भी इवेंट्स होंगे उसके बेसिस के ऊपर हमारी जो एंटिटी है उसे किस तरीके के एक्शंस लेने चाहिए. प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अजम्पशंस अबाउट events that may occur in future and possible actions by an entity. It can be in the form of forecast. अब ये जो prospective financial information है इसका फॉर्मेट या इसका फॉर्म कैसे हो सकता है, कोई फोरकास्ट हो सकता है, कोई प्रोजेक्शन हो सकता है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है. It is to be noted that in such type of assurance engagement, examination is not of historical financial information. तो जब भी आप prospective financial information की बात करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस की बात है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है. हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मतलब जो पास्ट में ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हो चुके हैं, जिनका फाइनेंशियल डेटा जनरेट हो चुका है, ऐसी बातें. प्रोस्पेक्टिव मतलब हम प्रेजेंट में है, अभी फ्यूचर में क्या होगा, ऐसी चीजों को प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन कहा जाता है. Here, it is important to note the difference between historical financial information and prospective financial information. तो दो important terms आपके सामने introduce किए गए हैं. The former relates to information expressed in financial terms of an entity about economic events, conditions or circumstances occurring in past periods. जो हमने हिंदी में बोला वही अंग्रेजी में लिखा हुआ है. The latter यानी prospective financial information relates to financial information based on assumptions. assume किया हमने. past हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब हार्ड ट्रूथ, हार्ड फैक्ट्स के ऊपर वो डेटा होता है. अब फ्यूचर में ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हुए ही नहीं है, यानी फैक्ट्स हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, हम मान लेंगे. The latter, that means prospective financial information, relates to financial information based on assumptions about occurrence of future events and possible actions by the entity. यानी जो speculative actions होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, फ्यूचर के ऊपर पैसा लगाते हैं. भाई शेयर गिरेगा, बढ़ेगा, उसको होल्ड करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी बातें आपकी इस कैटेगरी में आती है, assumption के कैटेगरी में आती है. Therefore, historical financial information is rooted in past events which have already occurred, whereas prospective financial information is related to future events. एकदम सिंपल बात है. फिर आगे, in assurance reports involving prospective financial information, the practitioner obtains sufficient appropriate evidence to the effect that management assumptions on which prospective financial information is based are not unreasonable. The prospective financial information is properly prepared on the basis of assumptions and it is properly presented and all material assumptions are adequately disclosed. अब इस पॉइंट को आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लेना. ठीक है भाई साहब, दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में अगर आपको कोई हायर करता है काम करने के लिए, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी. प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की जाती है अजम्पशंस के ऊपर. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी सब्जेक्ट मैटर तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ओनर, मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की. तो जो मैनेजमेंट होती है वो मैनेजमेंट क्या करती है, फ्यूचर में कौन से ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हो सकते हैं, उन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के जो सर्कमस्टांसेस होंगे उन सर्कमस्टांसेस को अज्यूम करती है, उसके बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाती है. इन एश्योरेंस रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, the practitioner obtains sufficient appropriate evidence to the effect that management's assumptions on which prospective information is based are not unreasonable. तो अभी तक आपने देखा कि ऑडिट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है. हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी, ये ट्रांजैक्शन ऑकर हो चुके हैं, उनसे रिलेटेड सोर्स डॉक्यूमेंट्स है. सोर्स डॉक्यूमेंट्स में से डबल एंट्री की गई है जर्नल में, जर्नल से लेजर पोस्टिंग हुआ है, लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस हुआ है, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो सारी चीजें
रिप्रेजेंट की गई है। ये होता है आपका अकाउंटिंग का प्रोसीजर। इसी प्रोसीजर से जो डेटा निकलता है उसका आप ऑडिट करते हो, यानी पास्ट में जो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं उनका जो डेटा अवेलेबल है, उन डेटा के ऊपर आप उन डेटा से रिलेटेड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिट में गैदर किया जाता है। लेकिन जब बात हम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की करते हैं, यानी फ्यूचर में होने वाले ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास किसी प्रकार का कोई हार्ड फैक्ट नहीं है जो ऑलरेडी हो चुका है। हमारे पास होते हैं अजम्पशंस, ये वाले अजम्पशंस। अजम्पशंस कौन अज्यूम करता है? मैनेजमेंट। अब प्रैक्टिशनर का काम क्या होता है? ऑडिट में हिस्टोरिकल डेटा के बारे में ऑडिट एविडेंस गैदर करो, लेकिन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में प्रैक्टिशनर को क्या करना पड़ता है? जो अजम्पशंस मैनेजमेंट ने अज्यूम किए हैं टू प्रिपेयर द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उन अजम्पशंस के बारे में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एज अ प्रैक्टिशनर आपको गैदर करना पड़ेगा। जब आप अजम्पशंस के बारे में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस गैदर करोगे तो सबसे पहला मुद्दा आपको ध्यान में रखना है कि मैनेजमेंट ने जो अजम्पशंस अज्यूम किए हैं वो अनरीजनेबल नहीं है, वो रियल लाइफ में हो सकते हैं। दोज आर प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, उनके होने के चांसेस है। बहुत ज्यादा अनरीजनेबल डेटा, अनरियलिस्टिक डेटा नहीं है। ये पहला, इससे जुड़ा हुआ पहला एविडेंस आप गैदर करोगे अनरीजनेबलनेस से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट, the prospective financial information is properly prepared on the basis of assumptions and it is properly presented and all material assumptions are adequately disclosed। एक structured format में उसको बनाया गया है और जितने भी material assumptions है, अब यहाँ पर material assumptions मतलब ऐसे assumptions जिसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर होता है। जैसे हमारा मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है ना, वैसे ही मटेरियल अजम्पशंस मतलब क्या कि भाई साहब ऐसे फैक्ट्स, ऐसे अजम्पशंस, सॉरी फैक्ट्स नहीं, ऐसे अजम्पशंस जिनका यूजर्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो ऐसे अजम्पशंस को कहा जाता है मटेरियल अजम्पशंस। तीन बातें आप चेक करोगे, पहला रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशंस, दूसरा प्रॉपरली प्रेजेंटेड यानी स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रेजेंटेड है या नहीं, और तीसरा मटेरियलिटी ऑफ अजम्पशंस। तो जब भी आपको प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में हायर किया जाएगा काम करने के लिए, सबसे पहले आप अजम्पशंस देखोगे मैनेजमेंट ने कौन से लिए हैं, उन अजम्पशंस को आप पहला क्राइटेरिया चेक करोगे कि रीजनेबल है या नहीं, दूसरा प्रॉपरली प्रेजेंटेड है या नहीं, और तीसरा सारे मटेरियल अजम्पशंस प्रॉपरली डिस्क्लोज किए गए हैं या नहीं किए गए। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में काम करना है। दूसरा पॉइंट, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू फ्यूचर इवेंट्स। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। Prospective financial information relates to future events while evidence may be available to support the assumptions on which prospective financial information is based. Such evidence itself is generally future oriented. अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है, this is related to nature of evidence. ये जो आपका एविडेंस है ना, तो इस पॉइंट को आप हेडिंग लिख लो, नेचर ऑफ एविडेंस। तो जो अजम्पशंस है वो अजम्पशंस फ्यूचर में होने वाले, तो उससे रिलेटेड एविडेंस भी जो होगा वो भी फ्यूचर ओरिएंटेड ही होगा, वो प्रेजेंट में या पास्ट में नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान से एकदम ध्यान में रखनी है। Prospective financial information relates to future events while evidence may be available to support assumptions on which prospective financial information is based. Such evidence itself is future oriented. भाई साहब एविडेंस भी आपका क्या होगा? फ्यूचर ओरिएंटेड ही होगा। The auditor is therefore not in a position to express opinion as to whether results shown in prospective financial information will be achieved. तो ऑडिटर या जो प्रैक्टिशनर है वो ये गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई गई है वो रिजल्ट आप अचीव करोगे ही 100%। ये इसके बारे में एश्योरेंस नहीं है। एश्योरेंस किस बारे में दिया जाता है? Therefore in such assurance engagement जो हमारे प्रैक्टिशनर साहब होते हैं provides a report assuring that nothing has come to practitioners' attention to suggest that these assumptions do not provide reasonable basis for the projection. तो आप केवल और केवल एक ही मुद्दे के ऊपर फोकस करते हो, जो भी assumptions मैनेजमेंट ने अज्यूम किए हैं वो रीजनेबल है आपका डेटा प्रिपेयर करने के लिए।
जो फोरकास्ट है वो फोरकास्ट अचीव होगा, या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में जो एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस बताया गया है वो अचीव होगा या नहीं होगा, इसके बारे में प्रैक्टिशनर ओपिनियन नहीं देता है। प्रैक्टिशनर ओपिनियन किस बारे में देता है? मैनेजमेंट ने जो अजम्पशंस लिए हैं उन अजम्पशंस के बेसिस के ऊपर जो डेटा रेडी किया है वो अजम्पशंस रीजनेबल है या नहीं है, उसके बारे में ऑडिटर का ओपिनियन होता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग कंक्लूजन। ठीक है भाई साहब, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। फिर Hence, such type of assurance engagement provide only moderate level of assurance। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट होगा तो उसमें एश्योरेंस किस कौन से प्रकार का होगा? मॉडरेट लेवल का एश्योरेंस होगा, यानी लो लेवल का एश्योरेंस होगा, उसमें रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट नहीं होगा। अब देखो एग्जाम्पल्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी बातें यहाँ पे पढ़ी, कौन सी? ऑडिट, उसके बाद में आपका एश्योरेंस एंगेजमेंट, उसके बाद में आपका रिव्यू एंड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये 4 प्रकार की हमने एंगेजमेंट्स पढ़ी। तो उसमें आपको एक बढ़िया सा टेबल बना के इंस्टीट्यूट ने दिया है जो पूरी की पूरी समरी आपको यहाँ पर बताने वाला है। एग्जाम्पल ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो जब हम ऑडिट की बात करते हैं, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ऑडिट में हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट करते हैं। दूसरा, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब हम रिव्यू का काम करते हैं तो लिमिटेड एश्योरेंस जनरेट होता है। ठीक है। देन तीसरा, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है, अजम्पशन के बेसिस के ऊपर प्रोजेक्शंस बनाए हैं। ऐसे केस में क्या होता है? प्रोवाइड्स एश्योरेंस रिगार्डिंग रीजनेबिलिटी ऑफ अजम्पशंस फॉर्मिंग बेसिस ऑफ द प्रोजेक्शंस, यानी इसमें भी हम मॉडरेट लेवल का एश्योरेंस जनरेट करते हैं। तीसरा, रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स ऑपरेटिंग एट एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यानी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स रिलेटेड टू मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ऐसे केसेस में किस प्रकार का एश्योरेंस हम देते हैं? प्रोवाइड्स एश्योरेंस रिगार्डिंग डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स। तो हमारे पास 2 प्रकार की एंगेजमेंट्स होती है। पहला, तीन प्रकार का डेटा हमारे पास होता है। एक, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दूसरा मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसमें ये बातें इंक्लूड होती है, और तीसरा, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। 3 प्रकार की इंफॉर्मेशन पे हम लोग एश्योरेंस एंगेजमेंट जनरेट कर सकते हैं। लिख दूं मैं यहां पर, लिख देता हूं। पहला, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई साहब। दूसरा कौन सा होता है हमारा टॉपिक? मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और तीसरा होता है हमारा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तीन प्रकार की इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग एश्योरेंस एंगेजमेंट्स को डिजाइन कर सकते हैं, यानी एक प्रैक्टिशनर इन 3 प्रकार की इंफॉर्मेशन के ऊपर एश्योरेंस एंगेजमेंट अपना रिपोर्ट दे सकता है। जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें ऑडिट एंड रिव्यू का काम होता है। जो मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर ऑडिट काम हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को छोड़ के कोई इंफॉर्मेशन है तो उसके बारे में काम हो सकता है। और तीसरा मुद्दा आपका होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी फ्यूचर में जो होने वाली चीजें है, प्रोजेक्शंस के ऊपर आपका डेटा होता है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऐसे 3 कैटेगरीज की आपकी एश्योरेंस एंगेजमेंट का सब्जेक्ट मैटर होता है। अब देखो आखिरी में सबसे बढ़िया वाला डायग्राम आपको सबसे आखिरी में इन्होंने दिया है, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू आपको ये प्रोवाइड करता है। यहां पर आपके लिए है एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो भाई साहब रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है नंबर 1 के ऊपर आपकी, ये हो गया नंबर 1 रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट जिसमें आप ऑडिट का काम करते हो। दूसरा लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है आपके पास जिसमें आप रिव्यू का काम करते हो। ठीक है। तीसरा आपके पास क्या है? एश्योरेंस एंगेजमेंट्स
डीलिंग विथ मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को छोड़ के अगर किसी प्रकार का एश्योरेंस अगर देना है तो वहां पर आपके पास दो बातें हैं। पहला, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, पहला हो गया आपके पास एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और दूसरा आपके पास हो गया एश्योरेंस रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल्स। तो यहां पर जो है इंफॉर्मेशन, यहां पर क्या होगा आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, यहां पर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इतनी बातें भाई साहब आपको याद में रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है लेकिन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत घुमा घुमा के इस पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। तो भाई साहब यहां पर हमारा जो है टॉपिक नंबर 13 जो है, टॉपिक नंबर 13 क्या है उसका टाइटल, एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये होता है हमारा समाप्त। इसीलिए मैं यहां पर ग्रीन टिक्कर बिल्ला करके रखता हूं और उसी के साथ साथ यहां पर मैं रेड मार्क भी दे देता हूं, दैट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई साहब क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर के बारे में, ठीक है। अगर आपको ऑडिटर बनना है तो आपको एक ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटीज होती है ये सारी बातें पता होनी चाहिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे बेल नोटिफिकेशंस को ऑन रखिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो फटाक से आपको नोटिफिकेशन आ जाए और सटाक से आप लोग वीडियो देख लो, ताकि आपकी मस्त पैकी रिवीजन हो जाए। चलो बाय बाय।